नमस्कार। जनजाति मंत्रालय के सभागार में मध्य प्रदेश की जनता को शिक्षा संस्कृति के साथ जोड़ते हुए और उनके विकास में अपना सहयोग और आशीर्वाद देने वाले ऐसे सप्तऋषियों का मैं मंच पर विश्वरूप एजुकेशन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये सप्तऋषि मंडल विश्वरूप की कल्पना नहीं है। सप्तऋषियों ने इस देश को नया आकार, नया व्यवहार और नया संस्कार देने का काम किया। और ये मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है कि आज उन्हीं प्रतिभाओं के धनी सप्तऋषि हमारे मंच पर विराजमान हैं और इसीलिए मैंने इनको सप्तऋषि मंडल के नाम से और संज्ञा देने का प्रयास किया। मेरे सामने सभागार में मध्य प्रदेश के दूरस्थ जिलों से भी आए हुए और ऐसे विषय की जानकारी लेने के लिए जिनके माध्यम से इस देश के नागरिक को तैयार करने की आज आवश्यकता है और जो अपने ऊर्जा, अपने अनुभव और अपने ज्ञान से न केवल मध्य प्रदेश बल्कि इस देश की जनता को, नागरिकों को इस देश के विकास के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसे सभी विद्वत जनों को मेरा प्रणाम। ऐसा विषय है जिसके लिए आज हम आए हैं। सामान्यतया इस विषय के बारे में एक उदासीनता है और उदासीनता का कारण यह भी है कि इससे मेरा क्या संबंध है। सामान्य नागरिक को लगता है कि ये तो शासन और प्रशासन को दिशा निर्देश देने का काम करता है और शासन और प्रशासन इससे प्रेरणा लेकर हमारे लिए कल्याणकारी नीतियां बनाता है। इसलिए हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन इस दस्तावेज के साथ नहीं है। इसलिए जब जिसने भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी, राजनीति विज्ञान समझने की कोशिश की होगी और जब संविधान का पेपर आया होगा तो एक बोरिंग सा सब्जेक्ट ऐसा लगा होगा, क्योंकि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। लेकिन संविधान केवल देश के लिए नहीं होता, तो संविधान किसी संस्था का भी होता है जिसको आप बाय लॉज बोलते हैं। स्कूल चलाते हैं तो स्कूल चलाने वाली संस्था का भी संविधान है। एक परिवार का भी संविधान होता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, वो भी एक जस्ट लाई का संविधान था। और देश का भी होता है। लेकिन इस संविधान में दो शब्द है, स्व, अपना, और विधान। हमारे द्वारा बनाया गया ऐसा दस्तावेज, वो लिखित अलिखित कैसा भी हो सकता है, जिसके माध्यम से हम अपने आप को आगे विकसित करते हैं। ये जो संविधान है उसी का एक हिस्सा है। और ये जो संविधान है, मंचासीन सारे जो हमारे महानुभाव बैठे हैं वो भी इस बात को मानते हैं, सारे विद्वत जन भी मानते हैं कि संविधान का जो एसेंस है, जो उसका मूल भाव है, वो है इस देश को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। लेकिन जब कल्याणकारी राज्य की कल्पना करते हैं तो फिर ये भी कहते हैं, अच्छा ये हमने कनाडा से लिया, ये फ्रांस से लिया, ये अमेरिका से लिया, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया, और बताया ऐसा जाता है कि हमारा संविधान तो एक बोरोइंग संविधान है। बहुत सारे संविधानों का वो एक सुंदर सा सुमेल है, ऐसा हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना है, ये हमने कहीं बाहर से नहीं ली है। जब से सृष्टि आरंभ हुई तो हम सब लोगों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये जब सृष्टि आरंभ हुई तब से ही मनुष्य के जीवन में इस प्रकार की एक राज्य की, एक विकास की कल्पना हमने दी। युगों के परिवर्तन में हम फिर त्रेता युग को मानते हैं, तो भगवान राम के राज्य की कल्पना भी मानते हैं। तो उसमें भी कहा गया दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हुमे व्यापा। मतलब उस समय भी ना कोई दुखी हो, मन से, शरीर से, आध्यात्म से, पैसे से। जब ऐसे समाज का निर्माण होगा तो वो कल्याणकारी राज्य होगा, ऐसा हमने सुना। और फिर द्वापर आया, तो द्वापर में भी फिर यही भाव आया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब जब जब जो श्रेष्ठ लोग हैं उनको हानि पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, तब तब मैं आऊंगा। ये कल्याणकारी राज्य का स्वरूप था, और इसी स्वरूप को हमारे संविधान में दिखाया गया, बताया गया। लेकिन एक बात और समझने की है कि संविधान कितने ढंग से समझा जा सकता है। तो सामान्यतया संविधान को एक ही ढंग से समझा जा सकता है, वो ढंग है उसके आर्टिकल्स, उसके भाग और उसकी जो शेड्यूल लिस्ट है वो। लेकिन ये केवल एक राजनीतिक छात्र के, स्टूडेंट्स के लिए है, सामान्य नागरिक के लिए ये नहीं है। तो सामान्य नागरिक के लिए भी दूसरा भाव है, और वो भाव है संविधान के ऊपर छपे हुए चित्र। कुछ और मतलब कुछ और लगवा दूं, क्या लगवाना? अब जब मैं इन बातों को करता हूँ तो एक सामान्य नागरिक को लगता है कि संविधान तो बहुत बड़ा, मैंने तो पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी कर रखी है, तो मेरे को तो पता ही नहीं संविधान में कोई चित्र भी है क्या। तो संविधान पे चित्र भी है, हर भाग पर चित्र है। और वो चित्र धर्म के राज्य की स्थापना और कानून के राज्य की स्थापना दो अलग अलग प्रकार के भावों के साथ है। जो आर्टिकल्स हैं वो केवल कानून के शासन की बात करते हैं, और जो चित्र है वो धर्म के राज्य की बात करते हैं। लेकिन जब मैं धर्म के राज्य की बात करता हूं तो धर्म के राज्य का मतलब आज के धर्म से नहीं है। आज हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनको धर्म मानते हैं, लेकिन जब हम प्राचीन सनातन सभ्यता की बात करते हैं तो धर्म का मतलब केवल कर्तव्य से था। बाप का धर्म पुत्र के लिए क्या है, पत्नी का धर्म पति के लिए क्या है, व्यक्ति का धर्म प्रकृति के लिए क्या है, ऐसा हम सब अपने पूर्वजों से सुनते रहे हैं। तो धर्म का मतलब वो कोई विशेष पूजा पद्धति नहीं है। धर्म का मतलब अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है कि हम जिस अपेक्षा के साथ समाज में आए हैं उस प्रकार के दायित्वों को हम निभाते हैं कि नहीं निभाते हैं। तो ऐसी एक कल्पना वो संविधान में दी गई। अब जैसे मैंने कहा कि चित्रों के माध्यम से बताया गया है, बहुत सारे चित्र है, 22 भाग है, 22 फोटो है, उनकी बात नहीं कर सकता, समय नहीं है, 4 दिन चाहिए, तो केवल आखिरी भाग के चित्र की बात करता हूं। तो आखिरी भाग जहां भारत का नाम है और ये कहा गया कि आज के बाद भारत के द्वारा बनाए गए कानून ही भारत पर लागू होंगे, विदेशी शासकों के द्वारा जो कानून थे वो आज से रिपील समझे जाएंगे। तो उस भाग पर 2 चित्र हैं। समुद्र का वो दृश्य है, एक स्मूथ नाव है और एक नाव जैसे समुद्र में हचकोले खाती हुई दिखती है, ऐसा वो चित्र है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत एक स्थायी रूप से अपना विकास करेगा, ये वो जो स्मूथ नाव है वो दिखाती है। लेकिन गुलामी के 1500 वर्षों के बाद और स्वतंत्रता प्राप्ति पर किस प्रकार की कुरीतियां, किस प्रकार की बुराइयां और किस प्रकार की समस्याओं ने भारत में जन्म ले लिया है, ये वो उस जो नाव है वो अचकोले खाती हुई बता रही है। और वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये जो नाव है ये स्मूथ तब जाएगी जब नागरिक अपने कर्तव्य का वहन करेगा, पालन करेगा। और वो कैसा क्यों कहा, ऐसा कहते हुए ही उन्होंने संविधान को आरंभ किया, और इसीलिए उन्होंने संविधान का पहला शब्द बोला हम, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब ये केवल एक पक्ष का काम नहीं है, ये दोनों पक्षों को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। शासन और प्रशासन अपना काम करेगा,
सामान्य नागरिक अपना काम करेगा, ऐसा एक भाव उस संविधान की शुरुआत से दिया गया। और वो चित्रों से ही दिया गया कि बहुत सारी बुराइयां पैदा हो गई हैं, कहीं भूख है, कहीं बेरोजगारी है, कहीं भाई भतीजावाद है, कहीं धार्मिक उन्माद है, बहुत सारी चीजें हैं, उनको समझना। और इसीलिए जब संविधान के चित्रों की व्याख्या नहीं आई, तो मैं, हमारे दो तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, इस देश के नागरिकों की स्थिति कैसे बनी, कानून के शासन ने कैसा व्यवहार किया, उसका एक दो तीन उदाहरण मेरे ध्यान में आते हैं। मैं का क्या प्रभाव हुआ, हमसे जो दुष्प्रभाव हुआ। एक नाम आप सबों ने सुना होगा, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना एक बड़े नाम है, एक साइंटिस्ट हुए, उनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो नोबेल पुरस्कार के बाद पत्रकार वार्ता हुई, तो पत्रकारों ने कहा आज तो आप बड़े खुश होंगे, कि हाँ बहुत खुश हूं, नोबेल पुरस्कार तो इस विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो स्वाभाविक रूप से खुश होना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया? तो आंसर वाज आई हेट इंडिया एंड इंडियंस। तो उन्होंने कहा कि यू आर सेइंग आई एम हेट इंडिया एंड इंडियंस, बट यू आर इंडियंस, बीइंग इंडियंस, व्हाई यू आर सेइंग लाइक दिस? तो उन्होंने कहा कि भारत ने दिया क्या है मुझे, भारत के पास था क्या? ये तो नासा था जिसने मेरे को इस योग्य बनाया कि मैं नोबेल पुरस्कार को जीत पाया। तो उन्होंने कहा तो अगला क्वेश्चन आया, वो बड़ा खतरनाक था। उन्होंने कहा कि फ्रॉम वेयर यू कंप्लीट योर एमएससी मिस्टर जेंटलमैन। अगला क्वेश्चन पूछा, फ्रॉम वेयर द विच कंट्री हैज गिवन द लेग्स टू यू टू कम टू नासा? The moment he heard this word, sentence, he left the meeting. एक ये कैरेक्टर है, ये कानून के शासन का एक प्रकार है जहां मैं आया बस। दूसरा एक और ऐसा ही एपिसोड हुआ, एक और साइंटिस्ट को नासा ने बुलाया, नासा ने उनको भी कहा आप आओ ज्वाइन करो। उन्होंने कहा कि मेरी माँ गरीब है, उनके पास साधन नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है, तो मेरा काम तो अपनी माँ की सेवा करना है, उनको समृद्ध बनाना है। तो उन्होंने कहा अपनी माँ को भी ले आओ, नासा में कौन सी जगह की कमी है? तो वो जेंटलमैन कहते हैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई बायोलॉजिकल मदर, आई एम टॉकिंग अबाउट माई मदरलैंड। और वो कौन है? शायद सभागार में बैठा हुआ कोई भी ऐसा व्यक्तित्व नहीं होगा जो उनका नाम ना जानता हो, ऐसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो मेरे लिए काम क्या है? मैं अपने देश को, अपनी माँ को अमीर कैसे बनाऊंगा? तो मेरे देश में लेबोरेटरीज नहीं है, रिसर्च सेंटर्स नहीं है। हमारे साइंटिस्ट यहाँ से जाते हैं और वो ब्रेन ड्रेन और ड्रेन ब्रेन पता नहीं कितने शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मेरा काम है कि मैं ऐसा भाव नहीं होने दूंगा, या मैं रिसर्च सेंटर्स, बाकी लेबोरेटरीज जो जो आवश्यकता होगा वो तैयार करूंगा। उन्होंने किया। ये दूसरा एक उदाहरण है। तो ये जो जागरूकता अभियान है, ये मैं से हम का अभियान है। एक और छोटी सी घटना आप सबको ध्यान में करा के मैं अपना विषय आगे बढ़ाऊंगा। स्वामी विवेकानंद 1893 के भाषण के बाद शिकागो के विजयी उत्सव और पर्व को मनाकर जब भारत आए, तो जैसे ही वो समुद्र पे उतरे, तो वो वहां जो समुद्र तट था, उसका जो रेत था, उसमें वो पलटी खाने लगे। अब बहुत सारे लोगों ने जो वहां देख रहे थे, उन्होंने सोचा भी ये क्या हुआ, आपस में बातचीत कर रहे थे, ये क्या हुआ महाराज को। तो किसी ने कहा कि ये बड़े खुश हैं कि मैं शिकागो में हिंदू धर्म का पर्चा लहरा कर आया हूं, इसलिए हो सकता थोड़ा सा मानसिक संतुलन खो दिया हो सकता है कुछ ज्यादा ही दिखावा कर रहे हो। लेकिन संतों ने, कुछ लोगों ने पूछा महाराज क्या हुआ? तो उन्होंने कहा उनका जो वाक्य है, इस सभागार में बैठे हुए सबको ध्यान देने की जरूरत है, और आज के परिप्रेक्ष्य में तो बिल्कुल है। उन्होंने कहा कि भोग की भूमि से आया हूं और योग की भूमि पर आया हूं, और भोग की भूमि के कुछ कण ऐसे हो सकते हैं जो मेरे शरीर पर रह गए होंगे,
उनको इस मिट्टी के रजों से मैं साफ कर रहा हूं, ये पावन भूमि है, ऐसा वो जवाब था। आज उस परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए कि वो परिप्रेक्ष्य कैसा है। आज हम टॉम एंड जेरी और वो हैरी पॉटर से जो है अपने सारे बच्चों को पता नहीं क्या उपदेश देने की कोशिश करते हैं, कौन सी दिशा देने की कोशिश करते हैं। न नचिकेता ध्यान है, न पन्ना ध्यान है, न शिवाजी महाराज है, न गुरु गोविंद सिंह जी ध्यान है, सब भूल गए। तो ये एक ऐसा समन्वय है जो चित्रों के माध्यम से जो हम चित्रों को एलाबोरेट करते हैं तो उस प्रकार का भाव पैदा होता है। और जब वो भाव पैदा होता है तो ऐसा लगता है कि इस देश में एक भाव पैदा करने वाले बच्चे चाहिए, व्यक्ति चाहिए, नागरिक चाहिए। और वो भाव है, एक दो पंक्तियां हैं गीत की कि ये देश मेरा, गगन मेरा, धरा मेरी, इसके लिए बलिदान हो। ये देश मेरा, धरा मेरी, गगन मेरा, इसके लिए बलिदान हो प्रत्येक कण मेरा। इस भाव के लोग चाहिए, इस कर्तव्य के लोग चाहिए। और इसी भाव को जगाने का काम वो विश्व रूप एजुकेशन करता है। संविधान जागरण का जो अभियान है ये उसी को लेकर है कि हम कर्तव्य परायण बने, हम मैं से निकल के जाएं। तो अब मैं विश्व रूप एजुकेशन की बात करता हूँ। 2016 में प्रारंभ हुई एक कंपनी है, एजुकेशनल कंपनी है। प्रारंभ में यूपीएससी और जुडिशियल सर्विस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए तैयार की गई थी। जल गया पूरा, लेकिन परिणति अपने स्थान पर जाती है और लेकर भी जाती है। तो ये 2020 में अभियान शुरू हुआ। संविधान पढ़ा, संविधान सभा की डिबेट्स पढ़ी, उनके ऊपर जो छपे हुए चित्र हैं उनको समझने का प्रयास किया। और 2022 में एक विश्व रूप के नाम से ओलंपियाड की रचना की गई। अब जैसे ही ओलंपियाड सब सुनते हैं तो सभागार में बैठे हुए सारे विद्वत जनों को बहुत सारे ओलंपियाड, कहीं एसओएफ के नाम पे, कहीं इस नाम पे, कहीं उस नाम पे, वो तुरंत ध्यान में आते हैं। लेकिन उन ओलंपियाड्स में और इस ओलंपियाड में एक मूल अंतर है। और उन ओलंपियाड में बच्चे को उस विषय की तज्ञता के साथ टेस्ट किया जाता है। इसमें सब्जेक्ट नॉलेज कितनी है, लेकिन ये जो विश्व रूप का ओलंपियाड है ये बच्चे में सत्य, ईमानदारी, त्याग, समर्पण और देशभक्ति जैसे गुणों को विकसित करने का काम करता है। So this is the basic difference between two kinds of competitions। और केवल इसी भाव के कारण से आज हम चौथे साल में हैं। 3 साल में इस देश के 15 राज्यों ने विधिवत रूप से अपने हैंडल से उसको रिलीज किया। 1,27,000 बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया पिछले साल। और हमने जो कहा सत्य, ईमानदारी, त्याग, समर्पण, उसको कंप्लीट दिखाने की कोशिश की कि उस पेपर को स्कूल वाले अपने आप चेक करेंगे, उस पेपर को बच्चा अपने आप चेक करेगा। और आखिरी राउंड कौन बनेगा करोड़पति, इस तर्ज पे बिल्कुल फेयर स्क्रीन के साथ हमने अपने विचारों को आगे बढ़ाया। लेकिन इस बार की जो हमारी जो पूरी की पूरी गति है, दिशा है, वो सत्य, ईमानदारी, त्याग, समर्पण से भी आगे बढ़ के है। और वो है इस देश के नागरिक को अपने कर्तव्यों का वहन करना आना चाहिए। इसलिए जो आर्टिकल 51A है, जो 11 सिविक ड्यूटीज हमारे ऊपर ओबलाइज करता है, कास्ट करता है, हम उसको बेस मान के इस पूरी प्रतियोगिता को हमने तय किया है कि किस प्रकार से बच्चे के अंदर वो भाव जगे। इसलिए जो मेरा जो अभियान है, यहाँ मैं जो आया हूँ केवल ओलंपियाड के लिए नहीं आया हूँ। ओलंपियाड के लिए 2 श्रेष्ठ व्यक्तित्व इस मंच पे नहीं है, ये देश के बदलाव के लिए है। और बदलाव ऐसा है कि यहाँ बैठे हुए स्कूल अपने स्कूल में 11 में से एक एक्टिविटी को शुरू करें। जो सिविक ड्यूटीज है अपने बच्चों में वो इमोशनल जो संस्कार है उसको डालें। ये देश मेरा है इसको समझें। और पहली ड्यूटी क्या है? संविधान की रक्षा करना, राष्ट्रगान और तिरंगे की
को सम्मान करना ये पहली ड्यूटी है। तो इसकी कितनी गतिविधि हो सकती है, कितनी क्विज हो सकती है, कितने नाटक हो सकते हैं, वो अपने बच्चों में शुरू करें। और आखिरी क्या है, अगर आप माँ बाप हो तो 6 साल से 14 वर्ष का कोई बच्चा ऐसा नहीं हो जिसको शिक्षा ना मिले। तो ऐसे 11 ड्यूटीज को हम अपने अपने स्कूलों में इनकलकेट करें। आप हमारे ओलंपियाड के माध्यम से करें, स्वयं अपने आप से करें। इसका ये जागरूकता अभियान है। और ये जागरूकता अभियान जब आएगा तो हम अपने आप को इस देश के साथ, अपने पूर्वजों के साथ जोड़ पाएंगे। ये इस अभियान का मुख्य भाव है। अभी तक तो होता क्या है, कोई भी काम होता है तो हम शासन की तरफ देखते हैं, प्रशासन की तरफ देखते हैं, लेकिन खुद हम क्या करते हैं इसका अभाव दिखता है। तो इस अभाव को ना रखा जाए, व्यक्ति संवेदनशील बने। और बच्चा एक और गीत को कहे, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात करिए, राष्ट्र निर्मित हो हमारा। मतलब जितनी भी समस्याएं हैं उसकी समाधान सरकार पे ना देखें, शासन पे ना देखें, हम अपने आप करें कि ये समस्या है, इसका समाधान करेंगे, ये समस्या इसका समाधान करेंगे। मेरी तरफ से मैं आप लोगों से दूसरा निवेदन करता हूं कि आपके स्कूल में कोई ऐसा बच्चा ना बचे जो कहीं ना कहीं इस भाव के साथ, इस प्रेरणा के साथ ना जुड़े कि हम इस देश को कैसा बनाना चाहते हैं। अब मैं अपनी आखिरी तरफ बढ़ रहा हूं तो मंचासीन महानुभाव बैठे हैं, तो जो सबसे वरिष्ठ शख्सियत है उनसे सबसे बाद में आग्रह करूंगा। सबसे पहले मैं धर्मेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि ये जो संविधान है ये संस्कृति से जुड़ा हुआ एक विषय है, और जब इसको संस्कृति के साथ जोड़कर पढ़ते हैं तो जो नीरसता है वो खत्म होती है, एक सजीवता दिखती है। तो जैसा कार्यक्रम यहां हम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के 52 जिलों में आपके मंत्रालय के माध्यम से इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हो, ऐसी अपेक्षा हम संस्कृति मंत्रालय से करेंगे। ये विचार है, ये कोई कंपटीशन नहीं है। और जब इस विचार की बात करते हैं तो हमारे बीच में आईआईटी वाले बैठे हैं। आज जो हरगोविंद खुराना है वो आईआईटीज में पैदा होते हैं बस, और कहीं पैदा नहीं होते। और 80% ऑफ द आईआईटियंस वो भारत में रहते ही नहीं है, फ्री की पढ़ाई करते हैं, सुविधाएं लेते हैं और इस देश से बाहर जाके अपने कैरियर की बात करते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा आशुतोष जी से, कर सकते हैं क्या अपने बच्चे को ये प्रेरणा दे सकते हैं कि आईआईटी पूरा करने के बाद, बीटेक करने के बाद, एनआईटी एसआईटी पूरी करने के बाद 3 साल तक डेडिकेटेड जो डिवोशन है टुवर्ड्स दिस कंट्री रहे, ऐसा भाव बच्चे में पैदा करने की जिम्मेवारी IIIT के डायरेक्टर की है। ऐसा निवेदन हम करते हुए आपसे आग्रह करेंगे। ब्रेन ना सुनना पड़े, ब्रेन यही काम करता है, इस देश के लिए काम करता है, इस देश के विचार के लिए काम करता है। ऐसा भाव पैदा हो। एक और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब बैठे हैं क्रिस्प के, वो सबको स्किल्ड करते हैं, डिफरेंट विधाओं से वो बच्चे को तैयार करते हैं कि वो कैसे देश के लिए तैयार हो सकता हो। तो मैं यहां बैठे हुए सारे अध्यापक और शिक्षक संचालक समूह से निवेदन करूंगा कि क्रिस्प के जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीकांत जी बैठे हैं, उनको सहयोग करो। अपना बच्चा जो पढ़ाई में कमजोर है उसको क्रिस्प भेजो, उसको स्किल्ड करो, टैलेंटेड करो, ताकि वो देश की एक समस्या जिसको हम बेरोजगारी बोलते हैं उसको दूर करने की ओर एक कदम बढ़ाए। श्रीकांत जी, ये अध्यापक जितने नाम आपके पास भेजे आप उनको ट्रेन करें, ऐसा आपसे निवेदन करते हैं। अब सामने सभागार में जो बैठे हुए हैं
मैं कहता हूं ये विचार है, और ये विचार धर्म की स्थापना करने के लिए है, क्योंकि कानून की शासन की स्थापना तो कर दी, अब धर्म के शासन की स्थापना करनी है। तो धर्म के शासन का जो विचार है उसको पल्लवित और पुष्पित किया है नंद बाबा ने। वो विचार जो है वो जो कंस के राज्य में पैदा हुआ था और बाद में गोकुल पहुंचा था, उसी ने धर्म की स्थापना की थी। और धर्म के जो स्थापना का जो विचार था उसको पालन पोषण लालन पालन वो नंद बाबा ने किया। तो इस सभागार में बैठे हुए जो स्कूल के डायरेक्टर्स हैं, निदेशक हैं, उनको नंद बाबा की तरह उस भूमिका को स्वीकार करना चाहिए। और जो प्रिंसिपल्स बैठे हैं वो माँ यशोदा की तरह अपने आंचल में अपने दुलार से अपने प्यार से उस विचार को विकसित करें, ऐसा भाव लेकर ये अभियान है। तो मैं सभागार में बैठे हुए सारे साथियों से पूछना चाहता हूं, एक बार आपकी तालियों से पता लगे आप नंद बाबा की भूमिका में अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो क्या? क्या इस विचार को माँ यशोदा का आंचल प्यार दुलार मिले, इस भूमिका को स्वीकार करने के लिए तैयार हो क्या? ये अभियान आपके आंचल में आपके प्यार से दुलार से इस देश की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेगा। और ये देश जो इसकी वास्तव में स्थिति है, जिसमें हम विश्व गुरु की बात करते हैं, दूध घी की नदियां बहने वाले देश की बात करते हैं, और सोने की चिड़िया ऐसी कल्पना करते थे जिन शब्दों के साथ इसको सुशोभित किया गया है, ऐसे ही भाव को ये तैयार करेगा, ऐसा आग्रह करते हुए केवल अंत में इतना कहूंगा, एक बार ये जो कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से हमने किया, इसके लिए मैं अपने भाई और इस राज्य के संस्कृति मंत्री श्री धर्मेंद्र लोधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके मंत्रालय के जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में अपना सहयोग दिया, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम को संभालने के लिए मध्य प्रदेश के हमारे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर और स्टेट प्रेसिडेंट श्रीमान पवन शर्मा जी बैठे हैं, उनको, कला बहन जी को, राजेश जी को और राजकुमार जी को, बाकी जितने नाम, चैतन्य जी भी उसमें नाम है, पाठक जी भी उसमें नाम है, और बहुत सारे साथियों ने जिसने भी इस विचार को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया, मैं उनका आभार प्रकट करते हुए और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय भारत।